दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्येंद्र इतिहास वाला। आज शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। देखिए, मैंने पिछली बार बताया था आपको टॉपिक की हड़प्पा सभ्यता से पहले मैं ये बताऊंगा कि पाषाण काल ये पश्चिम साइड से ही क्यों स्टार्ट हो। थोड़ा सा बात उस पर ही कर लेते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन पर थोड़ी बातें करते हैं, फिर उसके बाद पतन किस प्रकार हुआ ये कहने के बाद थोड़ा सा टॉपिक करने के बाद 2-3 मिनट का, और फिर पाषाण काल की तरफ चलेंगे कि पश्चिम से पाषाण काल का प्रारंभ क्यों हुआ। तो करते हैं स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता एक काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, उसका पतन किस प्रकार हुआ। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, और जैसे भी आपको पता है ये क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर चलना है, तो सबके मत धीरे धीरे बताए जाएंगे। क्या क्या सबके कमियां हैं वो बताई जाएंगी, और क्या कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है सब देखा जाएगा। एक मत इसमें ये निकल कर आता है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। मान लिया बाढ़ के कारण, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास जो शहर थे वो बाढ़ के कारण हो सकते थे, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी पर भी थे शहर। और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एक सी बारिश हुई होगी या फिर बाढ़ आई होगी। तो बाढ़ हो सकता है कि 1-2 गांव को उसने पीड़ित कर दिया हो। बाढ़ ने 1-2 गांव पतन हो सकता है। 1-2 गांव का बाढ़ से एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे गांव से दूसरे शहर जा सकते हैं व्यक्ति। तो अरे हाँ, 1 मिनट, इसे पतन हो सकता है। तो बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, 1 गांव 2 शहरों का हो सकता है पतन, जिससे आजकल भी जैसे देखने को मिलता है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है वहाँ पर अधिक मात्रा में विस्थापन होता है, तो पतन हो जाता है उसका। और वैसे ही पतन को यहाँ पर समझ लेते हैं। पतन का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी सभ्यता का अंत नहीं है। पतन का अर्थ अंत नहीं होता है इतिहास में। पतन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित हो जाना। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पतन हड़प्पा सभ्यता का हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग मर गए हैं या वहाँ के लोग खत्म हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। वो जैसी सभ्यता वो थी वो नष्ट हो गई है, और उसकी जगह उसके स्थान पर अलग जाकर व्यक्ति बस गए हैं। मतलब जैसे कि पहले पूर्व उसमें उत्तर हड़प्पा का सभ्यता थी, उसमें अलग तरीके के व्यक्ति बसे हैं। बाद में हड़प्पा सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता दोबारा से पनपी, तो उसके पास अधिक घने शहर बसे हैं, और उसी जगह समथिंग आसपास उसके पास शहर बसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य नहीं मरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन हो जाता है हर एक व्यक्ति का, जो वहाँ का धनी है या फिर शहर जिसके कारण बनता है। जैसे कि शहर में आजकल बहुत सी चीज़ें होती हैं, दुकानें होती हैं, व्यापारी होते हैं और मजदूर होते हैं। सब किसी न किसी परिस्थिति के कारण वहाँ से अपने शहर गाँव चले गए। मतलब शहर का गाँव की तरफ विस्थापन होना, विकेंद्रीकरण हो जाता है। इसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो पतन को इस प्रकार नहीं समझे कि कोई इंसान मर गया है या ख़त्म हो गया है या फिर वहाँ पर कुछ नहीं बचा है। इससे नहीं मतलब है हमें कि व्यक्ति मरा है या नहीं। मतलब पतन ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना, या फिर उस शहर का कमज़ोर हो जाना, व्यापार ख़त्म हो जाना। बहुत से वो हैं। पहला कारण बाढ़ बताया मैंने कि बाढ़ से कितने हो सकता है, सिर्फ 1 गाँव 2 गाँव शहर हो सकता है। इतनी अधिक मात्रा में बाढ़ नहीं आती थी जिससे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता एक का पतन हो जाए। ठीक है, पतन को जैसे बताया वही एक्सप्लेन करना है। तो पतन बोलूँगा मैं डायरेक्ट कि पतन नहीं हुआ है, तो आपको समझना है कि पतन उस प्रकार से नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति मरा नहीं है, मतलब वहाँ से विस्थापित होकर दूसरी तरफ चले गए, विकेंद्रीकरण बोल सकते हैं। तो वहाँ पर विशहरीकरण कहते हैं इसको। विशहरीकरण, पहले शहरों का निर्माण, फिर शहरों का से गाँव की तरफ विस्थापन, इसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण भी हुआ था और विशहरीकरण भी हुआ था। अगली किसी और वीडियो में समझेंगे इसको, जब आगे कभी वीडियो डालेंगे तो उसमें समझ लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं क्या के कारण। पहला कारण बाढ़, दूसरा कारण बताया जाता है सूखा। अब किसी पूरे भारत में हर जगह सूखा नहीं पड़ता है। अब पश्चिम साइड में, अगर पश्चिम साइड में सभ्यता पनपी थी, तो आपने देखा होगा पश्चिम पाकिस्तान में सूखा हर टाइम नहीं पड़ता है। और उस टाइम पर सिंधु नदी बहुत विशाल थी, और सतलज नदी है पास में, और चिनाब है, झेलम है, ये नदी रावी,
ये जितनी भी नदियां हैं उनके, ये नदी आ रही है बहती हुई, तो उनके कारण इतना अधिक सूखा नहीं पड़ता था कि पूरी सभ्यता खत्म हो जाए। लोथल जैसा शहर सूखे के कारण कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपको पता होगा, क्योंकि लोथल उसके पास तक समुद्र के पास या फिर नदियों के पास होने के कारण उसमें कोई सूखा नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही सूखे की जो अवधारणा है उसको खत्म कर दिया जाता है। बाढ़ और सूखा दोनों खत्म हो गए हैं, इनके कारण पूरा का पूरी सभ्यता खत्म नहीं हो सकती है। तीसरा बताया जाता है कि बाहरी आक्रमण, मतलब आर्य आए, उन्होंने आक्रमण किया और उनको गुलाम बना लिया और ऐसे हो गया। वहाँ पर एक सब बताया गया है, दिखाया गया है कि जो कि वहाँ का नहीं है, वो दूसरी एज का है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है कि सब किसका है, कहाँ का है। वो आर्य आए, उन्होंने हमला किया और युद्ध में मारे गए लोग, उससे विशहरीकरण हो गया, पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन डीएनए विधि के द्वारा पता लगाया गया है कि बाहर से लोग आए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने आक्रमण इतना नहीं किया है। उसका पूरी सभ्यता का अंत उससे नहीं हो सकता है। वो पूरी सभ्यता पर आक्रमण नहीं करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हुई होंगी इनसे, क्या पता। जो मैंने सारे टॉपिक अभी बाढ़, सूखा, आक्रमण बताए, इनसे भी थोड़ा थोड़ा पतन हुआ है। किसी शहर का पतन किसी कारण हुआ, किसी शहर का पतन किसी कारण हुआ, किसी शहर का पतन किसी और चीज़ के कारण हो गया होगा। तो पतन तो हुआ है, इनसे भी हुआ होगा। ये सही साक्ष्य या फिर साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण, या फिर जो उपलब्ध है वो ना पढ़े जाने के कारण, इनसे हमें नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में क्या घटित हुआ था। व्यापार की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। अब जैसे ही व्यापार का मतलब होता है तो आप समझ गए होंगे कि व्यापार को कौन कह सकता है। व्यापार को आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। जो व्यापारी होते हैं, जितनी अधिक बाजार में पूंजी होती है उतना अधिक शहर विकसित होते हैं, सभ्यता अधिक विकसित होती है। तो व्यापार में कमी हुई होगी, जब व्यापार में कमी हुई तो उससे लोगों की जो आमदनी थी वो कम होनी शुरू हुई। जब लोगों की आमदनी कमी होनी शुरू हुई तो उन्होंने अपने विस्थापन शुरू कर दिया, शहर से गांव की तरफ लौटने लगे। वो जिस प्रकार की अगर कोई किसी पर पैसे कम हो जाते हैं, शहर में पड़ जाते हैं, तो वो अपने गांव के साथ आ जाता है। सेम वही सिचुएशन वो गांव की तरफ लौटने लगे होंगे। पूर्ण रूप से कारण नहीं है, लेकिन कुछ शहरों का ऐसे भी पतन हुआ हो सकता है, जैसे लोथल हो सकता है। लोथल एक व्यापारिक शहर था, वहाँ का पतन ऐसे हो सकता है। कालीबंगा का हो सकता है। काफ़ी सारे शहर हैं जिनका ऐसे हो सकता है पतन। पूर्ण रूप से कारण ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, इससे भी पतन हुआ होगा। सारे कारण मान्य हैं और इनके कोई गलत नहीं ठहराता है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि सारी सभ्यता का अंत एक तरीके से नहीं हुआ होगा, आपको भी पता होगा। और हड़प्पा सभ्यता में पानी को साफ करने के लिए, पानी को यूज़ करने के लिए नई विधियों का प्रयोग किया जाता था। नदियों से रिस कर पानी आता था। जैसे आज नदी नहीं होती है, लेकिन ज़मीन से पानी अपने आप निकलने लगता है, उससे साफ़ पानी आता है। वो मिट्टी से रिस का पानी आता था, वो साफ़ पानी था। तो इसके कारण ऐसी चीज़ों की विधि निर्माण करने के बाद वो नदियों से थोड़ी दूरी पर बसने लगे होंगे। जब नदियों से थोड़ी दूरी पर बसने लगे तो उनकी अधिक समृद्ध होने लगे और अपने पशुओं को अधिक पालने लगे। वो सब एक जगह बसने लगे, घूमने फिरने का ख़त्म कर दिया उन्होंने सिस्टम। आग की खोज हो चुकी थी नवपाषाण काल में, और पशुओं का पालना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, नवपाषाण काल से ही कर दिया था स्टार्ट। और तो हमने आज देखा कि बाढ़, सूखा, आक्रमण और व्यापार, इन सब के कारण, इन चार चीज़ों के कारण सभ्यताओं का पतन सभ्यता का पतन हो सकता है या नहीं। और हमने इसमें पढ़ा कि पतन किस प्रकार से, पतन क्या होता है, पतन को जिस प्रकार हम समझते हैं वही पतन है या नहीं। इन सब के बारे में आज हमने जानकारी आपको दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। थैंक्स। और अगला टॉपिक होगा पश्चिम में महापाषाण काल, पाषाण काल। महापाषाण काल इतना लेट क्यों आया और पाषाण काल जल्दी क्यों आया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।